Hello students, today we are going to read chapter 11, The Nose of our book New Images, the English book of class 5th. So जैसा कि आप इस पिक में देख रहे हो, एक नोज़ है जिसके हाथ है, पैर हैं, जो ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्शन सा कर रही है, चल रही है। ऐसा ही कुछ इस चैप्टर में बताया गया है। एक नोज़ जो है उसको एक इंडिपेंडेंट बीइंग के रूप में दिखाया गया है कि अलग से उसकी कोई एग्जिस्टेंस है और वो कोई पर्सन है, ऐसा बताया गया है। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपने लेखक का परिचय जान लेते हैं। निकोले गोगोल। निकोले गोगोल हमारे इस चैप्टर के लेखक का नाम है, जो कि 1809 में बॉर्न थे और 1852 में जिनकी डेथ हुई थी। निकोले गोगोल वॉज अ रशियन ऑथर एंड प्ले राइट ऑफ यूक्रेनियन ओरिजिन। निकोले गोगोल जो है एक रशिया के लेखक थे, रूस के लेखक थे, और वो नाटककार थे, यानी नाटक लिखा करते थे, और यूक्रेनियन मूल के व्यक्ति थे। ही वॉज बॉर्न इन द सोरोचिंस्की यूक्रेन। यूक्रेन में सोरोचिंस्की नाम की जगह पर वो पैदा हुए थे। हिज फर्स्ट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इवनिंग ऑन अ फार्म नियर डिकानका वॉज पब्लिश्ड इन 1832 एंड वॉज एन इंस्टेंट हिट। उनकी कहानियों का पहला संकलन जो था, जिसका नाम था इवनिंग ऑन अ फार्म नियर डिकानका, ये 1832 1832 में छपा था और इंस्टेंट हिट, छपते ही तुरंत ही लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया था और ये बहुत ही पॉपुलर हो गया था। ही वेंट ऑन टू पेन डाउन सम वेरी पॉपुलर शॉर्ट स्टोरीज लाइक द नोज एंड द ओवरकोट। इसके बाद पेन डाउन मीन्स लिखना, तो उन्होंने कुछ और भी बहुत ही लोकप्रिय लघु कथाएं लिखी थी, जैसे कि द नोज जो 1836 में पब्लिश हुई थी और द ओवरकोट जो 1842 में छपी थी। ही लाइक्ड राइटिंग सटायर्स। उन्हें सटायर्स लिखना पसंद था। सटायर का मीनिंग होता है व्यंग्य लिखना, यानी किसी व्यवस्था या किसी व्यक्ति या किसी भी चीज़ में अगर कोई गलती है, कोई कमी है, तो उसके ऊपर एक मैसेज देना, मजाक मजाक में उसके बारे में मैसेज दे देना आलोचना करते हुए। In his writings, he often mocked at the flaws he found in the society during the days of the Russian Empire. निकोले गोगोल ने अपनी राइटिंग्स में, अपनी लेखनी में हमेशा मजाक उड़ाया था उन कमियों का जो कि उन्हें नज़र आई थी उस समय के समाज में, जो कि रशियन एम्पायर था, रूस का जो साम्राज्य था, उस समय के समाज में जो भी कमियां उनको नज़र आती थी उस पर वो इस तरह के सटाइर्स लिखा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। द नोज वॉज रिटन इन 1836, 1836 में ये हमारी कहानी लिखी गई थी, द नोज। गोगोल रोड द स्टोरी ड्यूरिंग द टाइम ही स्पेंट इन सेंट पीटर्सबर्ग। ये कहानी गोगोल ने तब लिखी थी जब वो सेंट पीटर्सबर्ग में अपना समय व्यतीत कर रहे थे। गोगोल हिमसेल्फ हैड अ वेरी ऑडली शेप्ड नोज of which he would often make fun in his personal letters. गोगोल की खुद की जो नाक थी वो बड़े ही ऑडली शेप्ड मीन्स अजीबो गरीब से आकार की नाक थी उनकी, कुछ अजीब सी थी, और जिसका कि वो खुद अपने जो व्यक्तिगत पत्र वो लिखा करते थे उनमें वो खुद ही अपनी नाक का मजाक उड़ाया करते थे। हियर गोगोल हैज़ एम्प्लॉयड विट टू प्रेजेंट द नोज एज एन इंडिपेंडेंट बीइंग। यहाँ पर गोगोल ने अपने विट को, अपनी जो एक बात कहने की कला है उसको यूज़ किया है और एक स्टाइल में उन्होंने लिखा है, कुछ नया सा, अनूठा सा। उन्होंने नाक को जो है एक इंडिपेंडेंट बीइंग बताया है, जो कि खुद चल फिर सकती है, कहीं पे आ जा सकती है, इस टाइप का उन्होंने बताया है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप लोगों ने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोगों की काफ़ी सारी मेरे पास मैसेजेस, रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं क्वेश्चन आंसर भी डालूँ, तो पिछले चैप्टर 10 फ्रैंकेनस्टीन्स मॉन्स्टर से मैंने लास्ट में वीडियो के एंड में एक पीडीएफ भी ऐड करना शुरू कर दिया है, जिसमें कि आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऐड किए हैं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे ये क्वेश्चन आंसर का मेरा जो आइडिया है वो आपको कैसा लगा, ताकि मैं अगले वीडियोस के लिए डिसाइड कर पाऊँ कि मुझे क्वेश्चन आंसर अटैच करने हैं कि नहीं करने। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। तो आइए चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोवल्योव woke up rather early and made a bring noise with his lips. कोवल्योव उस व्यक्ति का नाम है जिसके बारे में ये पूरी कहानी है।
तो वो जो है जल्दी उठ जाता है, कुछ थोड़ा हमेशा से थोड़ा जल्दी ही उठ गया और उसने अपने लिप्स के साथ ब्रिंग का नॉइज़ किया। ब्रिंग जो हम ब्रू ऐसे करके जो आवाज़ करते हैं ना, इस टाइप का उसने शोर किया, अपने लिप्स से एक आवाज़ निकाली उठने के बाद। ही ऑलवेज डिड दिस वैन ही वोक अप, दो इफ़ यू आस्क्ड हिम वाई ही कुड नॉट गिव एनी गुड रीज़न। वो जब भी सोकर उठता था वो हमेशा ऐसा करता था। दो मीन्स हालांकि, अगर आप उससे पूछोगे कि वो क्यों करता था तो उसके पास कोई ऐसा खास रीज़न नहीं था देने के लिए, मतलब यूं ही बस उसकी आदत थी तो वो इस तरह का शोर किया करता था। कोवल्योव स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ, जैसे हम भी उठ के अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं यानी अंगड़ाई लेते हैं, तो कोवल्योव ने भी एक अच्छे से अंगड़ाई ली और उसके बाद एंड आस्क्ड फॉर द स्मॉल मिरर दैट स्टूड ऑन द टेबल टू बी ब्रॉट ओवर टू हिम। और फिर उसने हाथ बढ़ाया एक छोटा सा शीशा लेने के लिए जो कि पास ही में टेबल पर रखा था, और उससे अपने पास लाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, यानी उसने अपना हाथ आगे करके वो शीशा अपने सामने कर लिया। अब सुबह सुबह उठते ही वो शीशा क्यों देख रहा था, हमारे सबके दिमाग में यही आया ना। तो ये नेक्स्ट लाइन, ही वॉन्टेड टू हैव अ लुक एट अ पिम्पल दैट हैड मेड इट्स अपीयरेंस ऑन हिज नोज द प्रीवियस इवनिंग। उसने सुबह सुबह उठते ही शीशा इसलिए उठाया था क्योंकि वो उस पिंपल को देखना चाहता था जो कि जस्ट प्रीवियस इवनिंग यानी पिछली शाम को ही उसकी नाक पर अचानक से उभर आया था। तो वो सुबह सुबह उठकर देख रहा था कि देखिए वो पिंपल कैसा है, अब भी है क्या कि नहीं है, इसलिए उसने उठते से ही मिरर उठाया था। बट टू हिज एक्सट्रीम एस्टोनिशमेंट, एक्सट्रीम मीन्स बेहद, सीमा से बाहर, तो लेकिन उसके, और एस्टोनिशमेंट मीन्स आश्चर्य, तो उसके इतने बेहद आश्चर्य के लिए, मतलब उसको इतना बेहद आश्चर्य हुआ, फाउंड दैट इंस्टीड ऑफ अ नोज देयर वॉज नथिंग बट एन एब्सोल्युटली फ्लैट सरफेस। उसको बेहद आश्चर्य हुआ जब उसने ये देखा कि इंस्टीड ऑफ अ नोज, इंस्टीड मतलब के बजाय या की जगह पर, उसको नोज के बजाय वहाँ पर कुछ नहीं था, और एक एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली मतलब पूरी तरह से फ्लैट सरफेस था, एकदम सपाट सतह थी वहाँ पर। उसकी दोनों आँखों के बीच में, पूरे चेहरे के बीच में हमारी नाक होती है, वहाँ पर उसकी नाक ही नहीं थी। जब वो सुबह सोकर उठा उसकी नाक नहीं थी वहाँ पर, और बिल्कुल सपाट सतह हो गई थी, एकदम फ्लैट सरफेस हो गया था। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। In a terrible panic, Kovalyov asked for some water and rubbed his eyes with the towel. अब टेरिबल मीन्स भयानक और पैनिक मीन्स घबराहट। बहुत ही भयानक घबराहट के साथ कोवल्यव ने कुछ पानी लिया और टॉवल के साथ अपनी आंखों को रब किया। रब किया यानी रगड़ा, मसला, मतलब अपनी आंखों को रब करके वो अच्छे से देख रहा था, लेकिन फिर भी नो मिस्टेक अबाउट इट, हिज नोज हैड गॉन। वो कोई गलती नहीं कर रहा था, मतलब उसकी आंखें सही देख रही थी और उसकी नाक चली गई थी। ही बिगैन पिंचिंग हिमसेल्फ टू मेक श्योर ही वॉज नॉट स्लीपिंग, बट टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस ही वॉज वाइड अवेक। उसने अपने आप को पिंच करना, चूंटे भरना शुरू कर दिया, चुंटी काटना, ये देखने के लिए, ये शो वो अपने आप में पक्का कर लेना चाहता था कि कहीं मैं सो तो नहीं रहा हूँ, लेकिन अपने पूरे होशो हवास के साथ वाइड अवेक, मतलब अच्छी तरह से पूरा जग रहा था वो, इतना थोड़ा सा भी नींद वींद में नहीं था, पूरे अपने होशो हवास में था। कोवल्योव स्प्रैंग आउट ऑफ बेड एंड शूक हिमसेल्फ। स्प्रैंग माने जैसे स्प्रिंग उछलती है ना, ऐसे फुर्ती से वो एकदम उसके पूरा जग गया, नींद खुल गई उसकी, और पूरा उछल के वो अपने बेड से बाहर आया और उसने अपनी पूरी बॉडी को शेक किया। स्टिल नो नोज, अभी भी उसकी नोज तो नहीं थी। ही क्विकली गॉट रेडी एंड ऑफ, ही डैश्ड स्ट्रेट टू द हेड ऑफ पुलिस। वो जल्दी से तैयार हुआ और घर से बाहर निकल गया, और ही डैश्ड मीन्स रैन, भागा वो कहाँ पे, सीधा हेड ऑफ द पुलिस के पास जाने के लिए निकला। अब यहाँ पर नेक्स्ट पैरा में हमको ये बताया गया है कि वो कौन था, कोवल्योव क्या था, कहाँ रहता था, है ना, उसके बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया गया है। So he loved referring to himself as Major and had come to St. Petersburg with the set purpose of finding a position in keeping with his rank. उससे बहुत पसंद था अपने आप को मेजर कहलाना, कोवल्योव को अपने आप को मेजर कहलाना बहुत पसंद था, और वो सेंट पीटर्सबर्ग में अपने एक सेट पर्पस के साथ आया था, अपना एक पूर्व नियोजित उसका एक प्लान था, उसका एक पर्पस था, उद्देश्य था, उसके साथ वो आया था कि फाइंडिंग अ पोजीशन, वो अपनी रैंक को रखते हुए, जो उसकी मेजर की जो रैंक थी उसको रखते हुए वो और भी हायर पोजीशन पाना चाहता था। इफ़ ही वॉज लकी, और अगर वो लकी रहता है, सब कुछ सही जाता है उसके साथ, तो ही वुड गेट अ वाइस गवर्नरशिप,
तो उसे वाइस गवर्नरशिप मिल जाएगी, यानी कि वो वाइस गवर्नर बन जाएगा, उसकी रैंक और भी हाई हो जाएगी. बट फेलिंग दैट अ जॉब एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क इन सम इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वुड हैव टू डू. लेकिन अगर वो उसमें फ़ेल हो जाता है, यानी मेजर की अपनी जिम्मेदारी निभाने में अगर वो फ़ेल हो जाता है, ढंग से नहीं कर पाता है, तो उसको किसी भी महत्वपूर्ण सरकारी विभाग में, किसी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, महत्वपूर्ण सरकारी विभाग में प्रशासनिक क्लर्क की जॉब करनी पड़ेगी. अब देखो, प्रशासनिक क्लर्क की जॉब भी कोई कम तो नहीं होती ना, बहुत, और वो भी इम्पॉर्टेंट सरकारी विभाग में मिल रही है. लेकिन ये उस समय की सोसाइटी पे यही सटायर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं ऑथर, कि उस समय हर कोई बस हायर से हायर रैंक चाहता था, अपनी सोशल स्टेटस हाई चाहते थे. मन में, घर में सुख शांति है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, बस पैसा होना चाहिए, मैं बहुत प्रेजेंटेबल दिखूं, बहुत सोशल स्टेटस अच्छा हो. ये चीज़ पे जो ऑथर है उन्होंने व्यंग्य किया है. मेजर कोवल्योव वॉज नॉट एवर्स टू मैरिज एज लॉन्ग एज हिज ब्राइड हैपन टू बी वर्थ 2 लाख रूबल्स. मेजर कोवल्योव जो है वो शादी के खिलाफ नहीं था, है ना. मतलब ऐसा नहीं है कि उसको शादी नहीं करनी थी, लेकिन उसको ब्राइड कैसी चाहिए थी, जो कि कम से कम 2 लाख रूबल्स जिसके पास हो, जो इतनी अमीर हो. इन शॉर्ट, कोवल्योव हैड अ वेरी हाई ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ. अगर संक्षेप में कहा जाए तो जो कोवल्योव था उसकी अपने बारे में बहुत ही हाई धारणा थी, बहुत ऊंची अवधारणा उसने बना रखी थी कि भाई मैं तो बहुत अच्छा पर्सन हूँ, हाई फाई हूँ, मेरी तो दुल्हन भी बहुत अमीर होनी चाहिए, मेरी तो जो है रैंक भी बहुत हाई होनी चाहिए, बहुत हवा में उड़ता था मतलब. एंड नाउ द रीडर कैन जज फॉर हिमसेल्फ हाउ दिस मेजर फेल्ट व्हेन, instead of a fairly presentable and reasonably sized nose, all he saw was an absolutely ridiculous smooth flat space. अब लेखक जो है हमसे कह रहे हैं कि जो रीडर है, जो कहानी पढ़ने वाले हैं, वो खुद ही जज करें, खुद ही इस बात को डिसाइड करें कि मेजर को कैसा फील हुआ होगा. कब? जबकि इंस्टीड मतलब वही के बजाय ऑफ अ फेयरली प्रेजेंटेबल, बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल होता है, यानी खूबसूरत सा, अच्छा सा, तो उसकी बहुत ही खूबसूरत सी नाक, और रीजनेबली साइज, जैसे होता है ना कभी कभी फेस बड़ा होता है, नाक छोटी सी होती है, फेस छोटा होता है, नाक पकौड़े जैसी होती है तो अजीब लगता है, बट उसकी बहुत ही अच्छी से शेप की और रीजनेबल, उसके फेस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी सी उसकी नोज़ थी. और अचानक से वो क्या देखता है कि उसकी इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेबल नोज़ की जगह क्या आ गया है, एब्सोल्युटली पूरी तरह से रिडिक्यूलस, बेकार सा, एकदम ऐसा फुलिश सिली सा दिखने वाला वो चिकना चिकना सा फ्लैट स्पेस आ गया है वहाँ पे, सपाट सतह हो गई है बिल्कुल उसकी नाक की जगह. तो उसको कैसा फील हो रहा होगा, सोचो आप, जो अपने आप को इतना प्रेजेंटेबल, इतना पैसे वाला, इतना सोशल और हर तरह से इतना वो दिखाना चाहता है, उसकी अगर नाक की जगह फ्लैट सरफेस आ जाए तो वो कैसा फील कर रहा होगा. सडनली ऑल ऑफ हिज एस्पिरेशंस सीम टू गो डाउन हिल. अचानक से उसकी सारी जो आकांक्षाएं थी, जो सारे सपने थे, वो बिल्कुल डाउन हिल, मतलब बिल्कुल ख़राब, वर्स्ट स्थिति में उसको आते हुए लग रहे थे. हिंदी में अगर बोले तो खड्डे में गिरते लग रहे थे उसको. एज इफ दिस वर नॉट बैड इनफ, हालांकि ये भी इतना बुरा नहीं होता, लेकिन अब आगे क्या हुआ कि देर वॉज नॉट अ कैब इन साइट. वो घर से निकला था ना पुलिस ऑफिस, हेड ऑफ पुलिस के पास जाने के लिए, तो साइट मीन्स नज़र, तो उसकी नज़र में कोई भी कैब नहीं आई, कोई गाड़ी उसको जाने के लिए नहीं मिली. एंड ही हैड टू वॉक. अब उसको पैदल चल के जाना था, एक तो नाक नहीं बेचारे की, और फिर पैदल जाएगा तो सब लोग रास्ते में पूछेंगे, तो उसको कैसे जाना था. अब कीपिंग हिमसेल्फ हडल्ड अप इन हिज क्लोक. क्लोक मीन्स एक लबादा गाउन टाइप का, जो हम पूरा ऊपर से नीचे तक एक कपड़ा पहनते हैं, उसको क्लोक बोलते हैं. तो हडल्ड अप मीन्स अपने आप में सिमटना, अपने हाथ पैरों को सबको ऐसे सिमट सिकोड़ के रखना. तो उसको कैसे जाना था, अपने आप को अपने लबादे के अंदर सिमट के जाना था. एंड विद अ हैंडकरचीफ ओवर हिज फेस टू मेक पीपल थिंक ही वॉज ब्लीडिंग. और अपने फेस पे हैंडकरचीफ, अपना रुमाल बांध के जाना था, ताकि लोग जो है वो ये समझें कि उससे ब्लीडिंग हो रही है, उसका खून बह रहा है. उसके चेहरे पे रुमाल देखकर लोग समझें कि उसको खून बह रहा है, इसलिए वो इस तरह से जा रहा है. सडनली ही स्टूड, वो जा रहा था रास्ते पे, और अचानक से क्या हुआ, ही स्टूड रूटेड टू द स्पॉट नियर द फ्रंट डोर ऑफ सम हाउस एंड विटनेस्ड अ मोस्ट इनक्रेडिबल साइट. अचानक से एक कोई घर था ऐसे रास्ते में जाते हुए, उसका मेन गेट था, उसके पास में वो स्टूड रूटेड, एकदम जैसे जड़ होके खड़ा हो गया, जैसे पेड़ होता है ना बिल्कुल नहीं हिलता है, वैसे बिल्कुल खड़ा हो गया और चिपक गया वहाँ पे.
और उसने एक मोस्ट इनक्रेडिबल यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नज़ारा उसने वहाँ पर देखा। क्या देखा? अ कैरियज ड्रू अप एट द एंट्रेंस पोर्च। उस घर का जो एंट्रेंस का जो पोर्च यानी वरांडा, बरामदा, तो उसके मेन गेट से एंटर होने के बाद जो बरामदा था वहाँ पर एक गाड़ी थी। द डोर्स फ्ल्यू ओपन, गाड़ी आकर रुकी। द डोर्स फ्ल्यू ओपन एंड आउट जम्प्ड अ यूनिफॉर्म्ड स्टूपिंग जेंटलमैन हु डैश्ड अप द स्टेप्स। जो दरवाजे थे वो फ्ल्यू ओपन मीन्स लहरा के ऐसे स्टाइल में खुले उस गाड़ी के, और उसमें से एक स्टूपिंग जेंटलमैन, एक ठोकरे मारता हुआ यानी ठक ठक करके चलता हुआ, एक यूनिफॉर्म पहना हुआ कोई जेंटलमैन बाहर निकल के आता है और लंबे लंबे फुर्ती से वो अपने डग भरता है। डैश्ड अप द स्टेप्स यानी वो अपने कदम फुर्ती से आगे बढ़ाता है। द फीलिंग ऑफ हॉरर एंड अमेजमेंट दैट ग्रिप्ड कोवल्योव। ये जो फीलिंग थी इस समय उस आदमी को, उस जेंटलमैन को देखने के बाद क्या फीलिंग आई कोवल्योव को? बहुत ही हॉरर, बहुत डरावनी, और अमेजमेंट यानी विस्मय वाली, आश्चर्य वाली फीलिंग, और डर के साथ उसको डर भी लग रहा था। अब ऐसा क्या देख लिया उसने? When he recognized his own nose defies description। जब उसने अपनी खुद की नाक को पहचाना, डिफाइज डिस्क्रिप्शन मीन्स पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ, मतलब वो कहीं गलती नहीं कर रहा था, ये 100% उसकी नोज़ ही थी। पूरा उसका डिस्क्रिप्शन मीन्स हम किसी चीज़ का विवरण बताते ना, ये कलर था, ये साइज़ था, ऐसा, तो उसने पूरा अच्छे से अपनी नाक को पहचाना। यानी कि बेटा वो उसकी नाक थी जो कि गेट वो कैरिज में से उतरी थी और यूनिफॉर्म्ड थी, और जो कि जा रहा था जेंटलमैन ना, एक्चुअली वो जेंटलमैन नहीं था, वो उसका नोज था। आफ्टर दिस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइट एवरीथिंग वेंट टॉपसी टर्वी। इस असाधारण नज़ारे को देखने के बाद उसके लिए सब कुछ टॉपसी टर्वी यानी कंफ्यूजिंग हो गया था बहुत ज़्यादा। ही कुड हार्डली कीप टू हिज फीट। वो बहुत मुश्किल से अपने पाँव पे खड़ा रह रहा था, उसको चक्कर जैसा आने लग गया था। बट डिसाइडेड एट ऑल कॉस्ट टू वेट अंटिल द नोज रिटर्न टू द कैरिज ऑल्दो ही वॉज शेकिंग ऑल ओवर एंड फेल्ट क्वाइट फीवरिश। लेकिन उसने डिसाइड किया, ये निश्चय किया कि किसी भी कीमत पर मैं यहीं पर इंतज़ार करूँगा जब तक कि वो नोज़ रिटर्न कैरिज तक वापस नहीं लौटती है। ऑल्दो यानी हालांकि वो पूरा शेक कर रहा था, उसकी बॉडी जो है पूरी कांप रहा था वो, और उसको हल्का सा बुखार जैसा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने डिसाइड किया कि मैं यहीं पर अपनी नाक का वेट करूँगा जब तक वो कैरिज तक यानी गाड़ी तक लौट के नहीं आती। अबाउट 2 minutes लेटर अ नोज रियली डिड कम आउट। और 2 मिनट के बाद सच में एक नाक जो है वो बाहर आती है। It was wearing a gold braided uniform with a high stand up collar and chamois trouser। और उसने नोज ने क्या पहन रखा है? गोल्ड ब्रेडेड, सोना जड़ी हुई यूनिफॉर्म पहन रखी है। बहुत ही हाई स्टैंड अप कॉलर है जिसमें यूनिफॉर्म में, और चैमियोज यानी एक तरह का लेदर होता है, काफ़ी महंगा एक चमड़ा आता है, तो उस लेदर का उसने जो है ट्राउजर्स, पैंट पहन रखी है। तो इस टाइप की उसकी यूनिफॉर्म है। एंड हैड अ स्वॉर्ड एट इट्स साइड, और इसके साइड पे एक तलवार भी है। फ्रॉम द प्लम्स ऑन इट्स हेड वन कुड टेल दैट इट हेल्ड द एग्जॉल्टेड रैंक ऑफ स्टेट काउंसिलर। उसके सर पे जो हेड थी उसके ऊपर जो जैसे बच्चों कुछ डेकोरेटिव पीस या कुछ ऐसा तुर्रा वगैरह लगा होता है ना, जैसे राजाओं के जो मुकुट वगैरह होते थे उस पर लगा होता था कुछ, है ना, जैसे कृष्ण भगवान के लिए वो मोर पंखी होती है, तो वो एक दूल्हे के भी लगता है ना कभी कभी, सेहरे के ऊपर तुर्रा बोलते हैं जिसको, तो वो एक डेकोरेटिव पीस उसके हेड पे लगा हुआ था जिसको देखकर वन कुड टेल दैट इट हेल्ड द एग्जॉल्टेड रैंक ऑफ स्टेट काउंसिलर। जिसको देखकर ही कोई भी बता सकता था कि उसे बहुत ही एग्जॉल्टेड यानी कि बहुत ही सम्मान वाली और बहुत ही हाई रैंक जो है, जो कि थी स्टेट काउंसिलर की रैंक, वो उसको मिल गई थी। एंड इट वॉज अबंडेंटली क्लियर दैट द नोज वॉज गोइंग टू विजिट समवन। अबंडेंटली मीन्स पूरी तरह से, बिल्कुल काफ़ी अच्छे से, तो पूरी तरह से क्लियर था कि ये जो नोज़ है वो किसी को मिलने जा रही है। It looked right, then left, shouted to the coachman, "Let's go," climbed in and drove off। अब ये नाक ने क्या करा? आके अपने दाएं देखा, बाएं देखा, और फिर कोचमैन के ऊपर चिल्लाया कि चलो, और वो गाड़ी के अंदर चढ़ा और गाड़ी लेके चल पड़ा।
पुअर कोवल्यव नियरली वेंट आउट ऑफ हिज माइंड। बेचारा कोवल्यव का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। ही डिड नॉट नो व्हाट टू मेक ऑफ इट। उसे समझ ही नहीं आया कि मैं इसका क्या मतलब मानूं, मतलब ये क्या है, हो क्या रहा है। How in fact could a nose which only yesterday was in the middle of his face and which could not possibly walk around or drive in a carriage suddenly turned up in a uniform? मतलब कैसे असल में ऐसा हो सकता है कि एक नाक ऐसा कैसे कर सकती है जो कि अभी कल तक उसके फेस के मिडिल पे थी, और जो कि पॉसिबल नहीं था कि वो वॉक अराउंड कर सके, इधर उधर घूम सके, कहीं जा सके, तो संभव ही नहीं था ना। हाउ इज़ इट पॉसिबल। और ऐसी नाक जो उसके चेहरे पे चिपकी हुई थी हमेशा से, आज वो गाड़ी चला के जा रही है और अचानक से यूनिफॉर्म में आ गई है, उसको समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। विद अ चेंज ऑफ माइंड ही डिसाइडेड टू गो स्ट्रेट टू द न्यूज़पेपर ऑफिस। और जैसे उसने अपना माइंड चेंज किया, यानी उसका दिमाग थोड़ा सा स्थिर हुआ, और उसने डिसाइड किया सीधा अखबार के ऑफिस में जाने का एंड पब्लिश एन एडवर्टिजमेंट। वहाँ अखबार के ऑफिस में जाने का और एक विज्ञापन छपवाने के लिए उसने डिसाइड किया। गिविंग सच अ डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोज दैट एनीवन हु हैपन टू मीट इट वुड एट वंस टर्न इट ओवर टू कोवल्योव और एटलीस्ट टेल हिम वेयर ही कुड फाइंड इट। कि उसने डिसाइड किया एक तो अखबार के ऑफिस जाने का और फिर एक विज्ञापन छपवाने का, और उसमें उसने ये डिसाइड किया कि इतना बढ़िया उसका डिस्क्रिप्शन देगा नोज़ का, उसका साइज़, कलर और ये सब कुछ इतने अच्छे से डिस्क्राइब करेगा कि कोई ना कोई तो उस नोज़ को कोवल्योव को ला के दे ही देगा कि भाई ये तेरी नोज़ है, और अगर नहीं भी दिया तो कम से कम कोवल्योव को बता देगा कि भाई तेरी नोज़ को हमने वहाँ पर देखा है ना। और इस तरह से वो जाकर उस नोज़ को ले लेगा वहाँ से। तो इसलिए वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में गया। एट द न्यूज़पेपर्स ऑफिस ही सेड टू अ ग्रे हेयर्ड क्लर्क सिटिंग देयर। अखबार के ऑफिस में उसने वहाँ पर ग्रे कलर के बालों वाला जो क्लर्क बैठा था उसको कहा। अब ग्रे का क्या मतलब है बेटा, जब शुरू में जब बाल सफ़ेद होने लगते हैं ना किसी के, तो वो एकदम वाइट नहीं होते हैं, हल्के से डार्क होते हैं। तो इसीलिए ग्रे हेयर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा एज नहीं, कुछ मिडिल एज का व्यक्ति था जिसके बाल अभी अभी वाइट होना शुरू हुए ही हैं थोड़े थोड़े, तो ग्रे हेयर्ड। माई डियर सर, आई वॉन्ट टू पब्लिश एन एडवर्टिजमेंट। कि प्रिय सर, मैं जो है एक विज्ञापन छपवाना चाहता हूँ। विल यू टेक द डिटेल्स डाउन प्लीज़। क्या आप मेरे से वो पूरा विवरण ले लेंगे मेरे विज्ञापन का। डिमांडेड कोवल्योव, आई रियली जस्ट कांट वेट। और कोवल्योव ने इसके आगे डिमांड करी कि मैं सच में बिल्कुल वेट नहीं कर सकता हूँ। जस्ट अ मिनट इफ़ यू डोंट माइंड, सेड द क्लर्क, नेम प्लीज़। तो क्लर्क ने क्या कहा कि बस अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो प्लीज़ केवल 1 मिनट रुक जाइए। और फिर उसने पूछा नेम प्लीज़, नाम बताइए। इट्स माई नोज दैट्स डिसअपीयर्ड। कोवल्योव ने कहा कि ये मेरी नाक है जो कि गायब हो गई है ना। अब देखो, स्ट्रेंज नेम एंड डिड दिस मिस्टर नोज स्टील मच। वो क्लर्क क्या बोल रहा है कि बड़ा अजीब सा नाम है, और क्या इस मिस्टर नोज ने कुछ ज़्यादा चुराया है। एक्चुअली क्लर्क को समझ ही नहीं आया कि वो अपनी नाक के बारे में बात कर रहा है। उसे ये लगा कि कोई आदमी है, कोई लड़का है जिसका नाम मिस्टर नोज है। तो वो कह रहा है मिस्टर नोज अजीब सा नाम है, लेकिन इसने कुछ चुराया है क्या। तो फिर कोवल्योव ने क्या कहा, माई नोज, आई एम ट्राइंग टू से, यू डोंट अंडरस्टैंड, इट्स माई ओन नोज दैट्स डिसअपीयर्ड। उसने कहा अरे मेरी नाक, मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप समझ ही नहीं रहे हो, ये मेरी अपनी नाक है जो कि गायब हो गई है। हाउ डिड इट डिसअपीयर, आई डोंट फॉलो। अब क्लर्क ने क्या जवाब दिया, अरे ऐसे कैसे गायब हो सकती है, मैं तो नहीं मानता इस बात को। तो कोवल्योव ने क्या कहा, I can't tell you how, but please understand, my nose is traveling on this very moment all over the town, calling itself a state councillor. वो बोल रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि कैसे गायब हुई, ये मुझे भी नहीं पता, बट प्लीज़ आप कृपया समझने की कोशिश करिए। मेरी नाक जो है इस वेरी मोमेंट, यानी कि अभी इसी पल वो पूरे टाउन में घूम रही है, ट्रैवल कर रही है, पूरे कस्बे के अंदर घूम रही है चारों तरफ, और अपने आप को स्टेट काउंसिलर बता रही है। इमेजिन वॉट इट्स लाइक बीइंग विदाउट सच अ डिटेक्टेबल पार्ट ऑफ योर बॉडी। आप कल्पना करो कि कैसा लगता होगा इतने डिटेक्टेबल, यानी कि जो हमारे शरीर की पहचान है, मतलब ऐसा पहचानने योग्य पार्ट है डिटेक्टेबल, जिससे हमारी पहचान होती है, इस टाइप का इतना सामने दिखता हुआ पार्ट मेरा नहीं है, मुझे कैसा फील हो रहा होगा। इफ़ इट वर जस्ट अ स्मॉल टो देन आई कुड पुट माई शू ऑन एंड नो वन वुड बी एनी द वाइजर।
अगर ये जस्ट एक छोटी सी मेरी पाँव की उंगली या अंगूठा होता तो मैं अपना शूज़ पहन लेता और किसी को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन इतना डिटेक्टेबल मेरा पहचान वाला सामने फेस पे से मेरे एक पार्ट गायब हो गया है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो बेटा एक तो नो वन एनी द वाइजर का मतलब होता है कि कोई भी कुछ भी समझ नहीं पाएगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। दैट इज अ फ्रेजल वर्ब। ओके, नाउ अपरेंटली इवन द क्लर्क वॉज टच्ड बाय कोवल्योव्स टेरिबल लॉस। अपरेंटली मीन्स जाहिर तौर पर साफ नज़र आ रहा था कि इवन जो क्लर्क था, यहाँ तक कि जो क्लर्क था वो भी बहुत ही द्रवित हो गया था कोवल्योव के इस भयानक नुकसान से। उसको जो खतरनाक लॉस हुआ था नाक के रूप में, उससे बहुत ही द्रवित हो गया था बेचारा। मिस्टर कोवल्योव गेव हिम सम मनी एंड आफ्टर एंटरिंग द अमाउंट इन द रजिस्टर, मिस्टर कोवल्योव ने उसको कुछ पैसे दिए और इस अमाउंट को अपने रजिस्टर में एंट्री करने के बाद, आजकल इसमें मोबाइल में या कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह में होती है ना, पहले रजिस्टर में एंट्री किया करते थे, कोई भी पैसे आते हैं जाते थे तो उस क्लर्क ने रजिस्टर में लिखा और उस द क्लर्क प्रॉमिस्ड द ट्रबल्ड विजिटर एन एडवर्टीजमेंट इन द नेक्स्ट डेज न्यूज़पेपर। और उन्होंने अपने यहाँ जो मुसीबत में पड़ा हुआ जो विजिटर आया था, विजिटर मीन्स जो बाहर से कोई आता है उसको विजिटर बोलते हैं, तो जो मुसीबत में फंसा हुआ एक व्यक्ति आया था उसको उन्होंने प्रॉमिस किया कि अगले दिन के अखबार में ज़रूर उनका जो विज्ञापन है वो छप जाएगा। आफ्टर दिस कोवल्योव स्ट्रोड फ्यूरियसली आउट ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफिस एंड वेंट ऑफ टू द लोकल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। इसके बाद कोवल्योव स्ट्रोड मीन्स लंबे लंबे डग भरता हुआ और फ्यूरियसली मीन्स बहुत ही गुस्से के साथ, तो गुस्से में वो जल्दी जल्दी करता हुआ फटाफट से वो न्यूज़पेपर ऑफिस से बाहर निकला और वो सीधा गया लोकल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस के पास रिपोर्ट लिखवाने के लिए। फाइनली टुवर्ड्स नाइट कोवल्योव लेफ्ट फॉर हिज होम। अब फाइनली उसका काम हो गया, विज्ञापन भी छप गया, पुलिस में रिपोर्ट भी दे दी। अब वो जब तक लगभग रात होने वाली थी तब जाके कोवल्योव अपने घर के लिए निकला, घर के लिए रवाना हुआ। सम डेज लेटर ही हर्ड अ स्ट्रेंज वॉइस इन द हॉल। कुछ दिनों के बाद उसने अपने हॉल में एक अनजान आवाज़ सुनी, मतलब जिसको उसने कभी पहले नहीं सुना था, जानता नहीं था। डज मिस्टर कोवल्योव लिव हेयर? क्या मिस्टर कोवल्योव यही रहते हैं? प्लीज़ कम इन द मेजर्स होम। देखो अभी भी क्या बोल रहा है, अपनी पोजीशन से कितना प्यार है कि हाँ कृपया आप अंदर आ जाइए, ये मेजर का घर है। सेड कोवल्योव, कोवल्योव ने ऐसा कहा। स्प्रिंगिंग टू हिज फीट एंड ओपनिंग द डोर, अपने पाँव पे स्प्रिंग, वही उछल के सा मतलब फुर्ती से वो खड़ा हुआ और उसने गेट खोला और खोलते खोलते कहा कि बिल्कुल आप अंदर आइए और ये मेजर का घर है। A smart looking police officer with plump cheeks and whiskers that were neither too light nor too dark made his entrance. एक स्मार्ट सा वाइज बुद्धिमान सा दिखता हुआ एक पुलिस ऑफिसर जो है, जिसके कि प्लम्प चीक्स थे, भरे भरे से गाल थे थोड़े से, और जिसकी मूछें भी थी जो कि ना बहुत डार्क थी और ना ही बहुत लाइट थी, बहुत गहरी मूछें भी नहीं थी और बहुत हल्की हल्की भी नहीं थी, और जिसके भरे हुए से गाल थे और स्मार्ट सा दिख रहा था, ऐसे एक पुलिसमैन ने एंट्री ली उसके घर में। आर यू द जेंटलमैन हु हैज़ लॉस्ट हिज नोज? क्या तुम ही वो जेंटलमैन हो, व्यक्ति हो जिसने अपनी नाक खो दी थी? यस दैट्स मी, कोवल्योव ने कहा। हाँ भाई मैं ही हूँ। इट्स बीन फाउंड, ये मिल गई है। वॉट डिड यू से? क्राइड मेजर कोवल्योव। मेजर कोवल्योव चिल्लाया, क्या कह रहे हो आप? ही कुड हार्डली स्पीक फॉर जॉय। खुशी के मारे वो ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था। ही लुक्ड वाइड आइड एट द पुलिस ऑफिसर, अपनी आंखों को पूरा खोल कर, हमें भी जब ताज्जुब होता है, कुछ आश्चर्य होता है तो हम पूरी आंखें खोल के बहुत खुश होते हैं ना, तो ही वॉज ऑल्सो सरप्राइज्ड और बहुत खुश होके अपनी पूरी आंखों को चौड़ा खोल के पुलिस को देख के वो बोल रहे हैं, अरे ये क्या कह रहे हो आप? हाउ डिड यू फाइंड इट? आपको ये कैसे मिल गई? अब पुलिस ऑफिसर ने जवाब दिया, वेरी स्ट्रेंज, बहुत ही अजीब बात है। वी कॉट इट जस्ट एज इट वॉज अबाउट टू ड्राइव ऑफ इन द रीगा स्टेज कोच। हमने इसको तब पकड़ा जबकि ये रीगा नाम का स्टेज कोच मीन्स एक ऐसी गाड़ी होती है जिसको घोड़े खींचते हैं, तो रीगा नाम का जो एक स्टेज कोच था, बग्घी थी रीगा नाम की, उसको ये चला के ले जाने वाला था और जस्ट हमने इसको तभी पकड़ लिया। स्ट्रेंजली इनफ आई मिस्टूक इट फॉर अ जेंटलमैन एट फर्स्ट। और बहुत ही अजीब बात ये भी हुई कि मैंने, यानी कि पुलिसमैन बोल रहा है कि मैंने इसको पहले एक जेंटलमैन समझ लिया था गलती से। फॉर्चुनेटली आई हैड माई स्पेक्टेकल्स विद मी सो आई कुड सी इट वॉज रियली ए नोज़। वो तो तकदीर से मेरे पास अपना चश्मा था उस समय, इसीलिए मैं ये देख पाया कि अरे ये तो एक्चुअल में एक नोज़ है, असल में तो ये एक नाक है। कोवल्योव वॉज बिसाइड हिमसेल्फ।
कोवल्योव बिसाइड हिमसेल्फ मतलब अपने खुद के पास होना, मतलब आपे से बाहर हो जाना, बिल्कुल यूँ इतना खुश हुआ वो कि अपना आपा ही खो बैठा, बहुत ज़्यादा खुश हुआ। वेयर इज़ इट, आई विल गो राइट अवे टू क्लेम इट। अरे ये कहाँ है, मैं जस्ट अभी का अभी जाऊँगा और उसको लेकर आऊँगा। डोंट एक्साइट योर सेल्फ सर, पुलिसमैन ने कहा। सर इतना ज़्यादा उत्तेजित मत होइए, आप इतने एक्साइट मत होइए। एंड द पुलिस ऑफिसर डिप्ड इनटू हिज पॉकेट एंड पुल्ड आउट द नोज रैप्ड अप इन अ पीस ऑफ पेपर। और जो पुलिस ऑफिसर था उसने अपनी जेब में हाथ डाला और उसकी नाक को बाहर निकाला, जो कि एक कागज़ के टुकड़े के अंदर लिपटी हुई थी, रैप करी हुई थी पूरी। दैट्स इट क्राइड कोवल्योव। कोवल्योव खुशी के मारे चिल्ला, अरे यही तो है, नो मिस्टेक, बिल्कुल कोई गलती नहीं है, यही है मेरी नाक। यू मस्ट स्टे एंड हैव अ कप ऑफ टी। वो बहुत खुश था, इसलिए उसने पुलिसमैन को कहा, आप प्लीज़ थोड़ी देर रुकिए यहीं पर और ज़रूर चाय पीजिए। तो इस तरह से कोवल्योव को अपनी नाक वापस मिल गई। ये आपकी एक्सरसाइज है। थोड़ा सा मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता देती हूँ बेटा। ये पूरा सटायर है जो लेखक ने उस समय का जो वातावरण देखा कि सब लोग मन की सुख शांति के नहीं और केवल सोशल स्टेटस को हाई बनाने पर तुले हुए हैं, उनको और कुछ नहीं सूझता है बस। तो ये नाक का खोना और उसका स्टेट काउंसिलर बन जाना और ये सब इसीलिए बताया गया है कि इवन एक नाग भी जो है वो भी स्टेट काउंसिलर बनना चाहती, इसलिए अपने ओनर को छोड़ के चली गई। ये आपके क्वेश्चंस हैं और ये आंसर्स। ये आंसर दीज क्वेश्चंस हैं 1 से 5 तक। A1 जो ये एक्सरसाइज है, इसके ये जो पांचों क्वेश्चन हैं, इन पांचों क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं। ये देखिए, ये पांचों आंसर्स उन्हीं पांचों क्वेश्चंस के हैं। ये पांचों आंसर्स हैं। और इसके बाद ये जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें जो ये लाइनें होती है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्रेंज नेम एंड डिड दिस मिस्टर नोज स्टील मच, तो ये इसके बारे में ये क्वेश्चंस पूछे हुए कि हु सेड दीज वर्ड्स, ये जो लाइन है किसने कही। तो इस तरह के रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चंस के ये आंसर्स हैं A, B और C। और ये सेकंड वाले क्वेश्चन का A, B और C। मैंने बहुत ही शॉर्ट में आंसर्स लिखने की कोशिश की है कि बात भी पूरी आ जाए और काफ़ी शॉर्ट में, तो ताकि लर्न करने में उसमें काफ़ी इजी रहे। लैंग्वेज भी मैंने इजी रखने की कोशिश की है पूरी, जहाँ तक हो पाया है। और उसके बाद है ये थिंक एंड आंसर। ये एक्चुअली इनके आंसर्स बहुत अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब ही यही है कि ये बियॉन्ड द चैप्टर होते हैं, मतलब चैप्टर के बीच में उनके आंसर नहीं मिलते हैं। ये हमें खुद, तो स्टूडेंट्स खुद सोच कर लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। फिर भी मैंने सैम्पल आंसर्स देने की कोशिश की है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि नोज़ के खोने और वापस मिलने से वो क्यों, मतलब क्या मैसेज मिलता है, तो वो मैंने ये लिखा है। और थिंक एंड आंसर का जो सेकंड क्वेश्चन है वो मैंने अपनी क्लास में पूछा था कि भाई अगर कोई आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ चुरा लेता है और फिर पकड़ा जाता है तो आप क्या पनिशमेंट दोगे। तो कुछ बच्चों ने बताया कि एक ने तो बोला कि मैम मैं उसको डंडे पड़वाऊँगी, एक ने बोला कि उसको पनिश करवाऊँगी स्कूल में, एक ने बोला कि उसके पेरेंट्स को बोल देंगे तो वो उसकी पिटाई करेंगे, और एक ने बोला कि मैं भी उससे उसकी फ़ेवरेट चीज़ ले लूँगा, और एक ने बोला कि मैं उसको जस्ट टिकलिंग करके छोड़ दूंगा, केवल गुदगुदी करके और उसको छोड़ दूंगा। और एक बच्चे ने और ऐसा बोला कि नहीं, आई डोंट बिलीव इन पनिशमेंट, क्योंकि पनिशमेंट से वो और भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। तो उसने बोला कि मैं उसे छोड़ दूंगा और मैं उससे दोस्ती कर लूँगा, क्योंकि जब हम उससे अच्छा व्यवहार करेंगे तो मे बी कि वो भी चेंज उसमें, और अच्छा एक गुड चेंज उसमें नज़र आए। तो ये आंसर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, हार्ट टचिंग लगा, तो आई ऑल्सो रिटन दैम। और जो सेकंड आंसर है, ये भी एक बच्चे ने कहा था कि मैम मैं उसकी चीज़ नहीं लूँगा, लेकिन मैं उससे उसकी फ़ेवरेट चीज़ लेके किसी पुअर और नीडी बच्चे को दे दूँगा, ताकि, और केवल इसलिए उससे उसकी फ़ेवरेट चीज़ लूँगा कि उसको ये एहसास हो पाए कि जब हमारी फ़ेवरेट चीज़ हम खो देते हैं तो हमें कैसा लगता है। इसके अलावा मैं उसे और कोई पनिशमेंट नहीं देना चाहूँगा। तो आप लोग चाहें तो इसके और भी दूसरे आंसर्स लिख सकते हैं, बट मुझे ये दो आंसर ठीक लगे तो मैंने ये लिखे हैं। बाकी आप अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। और आप बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा,
और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।